हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है आज का एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का, वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हमारे पास देखो, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फ्लोरीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो 1s1 हमारे पास हाइड्रोजन में, s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें तो क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p5 हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो स्पीसीज होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, हमारी लोअर होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, 2s और 2p। 1 2 3 4 एंड 5, 1 एंड 2 हमारे पास। ठीक है, हो गया ये। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, और हम क्या कहते हैं कि जब भी बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग होती है मीन्स, तो हमारे पास क्या होता है, जो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल होती है वो कंबाइन करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो 2s की एनर्जी क्या है, लोअर है, और 1s की एनर्जी क्या है, हायर है, तो एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से क्या होंगी, ये कंबाइन होंगी नहीं। यहाँ पर क्या है कि जो 1s है हाइड्रोजन की, वो किसके साथ कंबाइन होगी, 2p के साथ कंबाइन होगी। दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर सेम रहेगी हमारे पास। अब अगर एनर्जी में कोई भी ऑर्बिटल नहीं है तो बॉन्डिंग होगी नहीं, मीन्स जो 2s है वो हमारे पास कैसी रहेगी, नॉन बॉन्डिंग रहेगी, कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, 1s और 2p के अंदर क्या है हमारे पास, px, py एंड pz हमारे पास 3 है। px और py क्या करती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं, तो s के साथ ओवरलैपिंग वो करती नहीं है, क्योंकि क्या रहता है हमारे पास, प्लस माइनस और प्लस प्लस इंट्रैक्शन बनता है हमारा। इसी तरीके से तो होता है हमारे, इस तरीके से, तो ये प्लस प्लस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इंट्रैक्शन हो नहीं रहा, बॉन्डिंग नहीं हो रही है हमारे पास, ऑर्बिटल फॉर्म नहीं हो रही है। तो 1s जो है वो किसके साथ करता है, pz के साथ हमारे पास करेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलेगी सिग्मा s और p हमारे पास। ठीक है, दोनों की मिक्सिंग से बन रही है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, px और py दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कहाँ पर रहेंगे हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग के अंदर रहेंगे, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगी, एंटी बॉन्डिंग रहेगी इसी की, सिग्मा स्टार s p हमारे पास, जो क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी हमारे। क्लियर है यहाँ से। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें HF की, तो क्या हो गई, K हमारे पास किसके लिए, यहाँ पर 2s के लिए, ठीक है, सॉरी 1s के लिए हमारे पास, क्योंकि 1s के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, K के रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिग्मा 1 हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गई, 1s2 के लिए K रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2s2 हमारे पास, और सिग्मा sp2 हमारी, 2px2 और 2py2। यहाँ पर हम पाई या सिग्मा नहीं कर रहे, क्योंकि ये कैसी है, नॉन बॉन्डिंग है हमारे पास यहाँ। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर, बॉन्डेड माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डेड कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2 है, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, और ये भी नॉन बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग हमारे पास 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या होगा, 1 हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसका हमारा। ठीक है, सेम हमारे पास HCl का आएगा, यहाँ पर HCl में भी सेम वही पैटर्न आएगा हमारे पास, सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर 2s की जगह क्या यूज होगा, यहाँ पर 3s ऑर्बिटल यूज होगी हमारी। ये क्या रहेगी, 3px, मीन्स यहाँ पर पाई भी लिख सकते हैं वैसे तो, पर वो बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि px और py जो होती है ये पाई बॉन्ड ही फॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर पाई नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है ये पाई ही है हमारे पास, लेकिन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रही, नॉन बॉन्डिंग के अंदर है ये हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, HCl का बन जाएगा। सेम जैसे HF का है वैसे ही HCl का होगा हमारे पास। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर HF के अंदर 2s ऑर्बिटल यूज हो रही है, वहाँ पर क्या रहेगी, 2s और 3s और 3p ऑर्बिटल यूज रहेगी। तो ये आप लोगों की थी मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड MOT हमारे पास। ठीक है,
तो फर्स्ट पहले हम सिमिलरिटी देखेंगे कि वीबीटी और एमओटी के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं हमारे पास। देखो अगर बात करें तो दोनों की दोनों थ्योरी क्या दी थी, अप्रोक्सीमेशन के बेस के ऊपर दी गई थी हमारे पास, तो कि कंसिडर किया गया था, कोई ऐसे नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक तरीके से थ्योरेटिकल चीज़ों को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके वहाँ से बताई गई थी हमारे पास। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो दोनों वीबीटी के अंदर भी क्या हो रही थी हमारे पास, एस पी जेड दो सारी ऑर्बिटल आपस में क्या हो रही थी, ओवरलैप हो रही थी, और एमओटी में भी हमारे पास क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है यहाँ पर ऑर्बिटल्स। तो दोनों ही थ्योरीज में क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही थी हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वीबीटी कहे या फिर एमओटी कहे, दोनों ही क्या करती हैं, पॉली प्रिंसिपल हुआ, हंट्स रूल हुआ, अफबाउ प्रिंसिपल हुआ, इन्हीं को फॉलो करते हैं। मीन्स क्या क्या रूल थे हमारे पास कि कोई भी जो है किसी भी ऑर्बिटल की जो स्पिन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मीन्स अपोजिट स्पिन होगी वहाँ पर। और क्या था कि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिर नहीं हो सकते। और लास्ट क्या था हमारे पास कि जो सेम एनर्जी होगी हमारे पास, तो पहले इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद क्या होगी वहाँ पर पेयरिंग होगी। तो दोनों ही केसेस में क्या था, ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंट्स रूल और अफबाउ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही थी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी मोलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइन हो रही थी तो वहाँ से क्या हो रही थी, बॉन्डिंग फॉर्म हो रही थी। और दोनों की दोनों थ्योरी क्या बताती है, मेनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्डिंग हो रही है उसी को प्रिडिक्ट करती है यहाँ पर। और लास्ट अगर पॉइंट हम देखें तो दोनों क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है मेनली, कि जो कोवेलेंट ओवरलैपिंग की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज़ थी। उसके बाद अगर डिफरेंसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, जब भी हम वीबीटी थ्योरी की बात करते हैं तो दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लेते हैं हम, और दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर एमओटी की बात करें तो यहाँ जो मेन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट के न्यूक्लियाई को रिलेट करके, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, यहाँ पर यूज कर देते हैं मेनली। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जब भी वीबीटी की हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूल की जो किसी भी इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहते हैं, लोकलाइज्ड रहते हैं, जैसे वो आइसोलेटेड एटम के अंदर रहते हैं, मतलब उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम एमओटी की बात करते हैं तो एमओटी में क्या हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिक्सिंग हो जाते हैं, यहाँ पर हर एक एटम का न्यूक्लियाई अलग रहेगा, पॉलीन्यूक्लियाई सिस्टम बन जाता है, पॉलीसेंट्रिक सिस्टम बन जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या हो जाते हैं, आइसोलेटेड एटम में जैसे थे पहले जैसे थे वैसे ही नहीं रहते, सभी न्यूक्लियस का क्या रहता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल ए बी बना है इसमें क्या है, ए और बी का न्यूक्लियस तो अलग अलग रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे यहाँ पर सभी का सेम हो जाएंगे, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ए का इफेक्ट भी फॉलो करेगा, बी का इफेक्ट भी फॉलो करेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वीबीटी थ्योरी क्या बताती है, रेजोनेंस के बेस के ऊपर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं हम। लेकिन अगर एमओटी की बात करें तो वहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती, वहाँ सिर्फ हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसी के बेस पे हम क्या बताते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं मेनली। ठीक है, लास्ट अगर हम यहाँ पर बताएं तो जितनी भी वीबीटी जो थी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं करती, कि हमारा जो कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा, वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन अगर हम एमओटी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे वो बताती है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा और कौन सा मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक रहेगा। तो ये मेन डिफरेंसेस थे वीबीटी एंड एमओटी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बॉन्डिंग पैरामीटर्स। बॉन्डिंग पैरामीटर्स, देखो बॉन्डिंग पैरामीटर्स क्या है मेनली, कि जो बॉन्डिंग के अंदर टर्म्स यूज होती हैं, जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वही बॉन्डिंग पैरामीटर है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ हुआ हमारा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हुआ हमारा, उसके अलावा क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल हमारा, ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी हमारी। तो ये मेन 4 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं जो क्या करते हैं, एमओटी या किसी भी जो बॉन्डिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारे पास,
बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो कोई भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ए बी, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, तो जो दोनों के न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस रहेगी, जो एवरेज डिस्टेंस रहेगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी हमारी, ठीक है। क्या कहेंगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द centers of the nuclei of two bonded atom in a molecule। तो ये हमारी क्या रहेगी, बॉन्ड लेंथ हमारे पास, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की जो मेनली मेजर की जाती थी वो एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के थ्रू मेजर की जाती थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म हुई हमारी, इन सभी से भी क्या है, बॉन्ड लेंथ को हम मेजर करते हैं। बात करें तो किसमें मेजर की जाती है, यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉन होती है हमारे पास, और क्या होती है, पिकोमीटर होती है हमारी, ठीक है। और अगर 1 एंगस्ट्रॉन की हम बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होती है, और 1 पिकोमीटर की बात करें तो कितनी, 10⁻12 मीटर होती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें बॉन्ड लेंथ, तो हमेशा ध्यान रखना जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी सबसे कम रहेगी, उसके बाद डबल बॉन्ड की रहेगी, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, सिंगल बॉन्ड की रहेगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रही हैं वो ज़्यादा है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है मेनली, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम देखें तो अलोंग दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं, डाउन दी ग्रुप हम जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करेगा वैसे ही बॉन्ड लेंथ भी क्या करती चली जाएगी, उसकी इंक्रीज करती चली जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल अगर हम सिंपल बात करें तो कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का जो एंगल हमारा होता है वही क्या होता है, हमारा बॉन्ड एंगल होता है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन ए मोलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। वही है, क्योंकि ये ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल कहलाएगा हमारा। और अगर हम बात करें तो ये किस में है, या तो डिग्री के अंदर मेजर, या मिनट के अंदर, या फिर सेकंड के अंदर, ये क्या है मेनली एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कोई किसी भी जो बॉन्ड एंगल होता है मेनली उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है हमारी, ठीक है, कहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, कहाँ पर लोन पेयर है, कहाँ पर क्या रहेगा, तो ये सब हमें यहाँ पर बता। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, CH4 की अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0.5 टेट्राहेड्रल के अंदर, लेकिन H2 की अगर हम बात करें तो 2 लोन पेयर आ गए, तो वहाँ कितना हो गया, 104.5 डिग्री। और उसके अलावा अगर हम बात करें NH3 में कितना होता है, एक लोन पेयर आ जाता है, तो 107.5 डिग्री हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे लोन पेयर आता है रिपल्सन इंक्रीज करता जाता है, और इस वजह से बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमारा, अब बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है मेनली, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है यहाँ पर कि किसी भी जो बॉन्डेड एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है उसमें जो बॉन्डेड एटम हमारे हैं उनमें जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड। जैसे अगर हम CC की बात करें, कार्बन कार्बन के, यहाँ पर क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे टू बॉन्डेड एटम के बीच में, ठीक है, तो बॉन्डेड एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। जैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 2 है तो डबल बॉन्ड बनेगा हमारा, 3 है तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा हमारे पास। उसके अलावा अगर हम देखें तो वो जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के हमारे पास। क्यों, क्योंकि अगर हमें बात करें तो सिंगल सिंगल क्या है हमारे पास, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। C ट्रिपल ट्रिपल में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और ऑर्डर क्या हुआ हमारा 3 हुआ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेनली हमारे पास ये, ठीक है। तो ये सारे थे यहाँ पर
मेनली यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, पाई ऑर्बिटल्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है और इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होना स्मॉल होना स्टार्ट कर देती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। आपकी बुक में ये टेबल दी हुई है, इसमें बॉन्ड सबकी बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ये सब बनाए हुए हैं वहाँ पर, तो वो एक बार आप देख लेना उसको। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी। अब देखो कोई भी हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ए बी हमारे पास बन रही है, तो जब ए बी मॉलिक्यूल बना तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हुई तो अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से देनी पड़ेगी, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे वही हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या फिर एक सिंपल क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास। अगर बात करें तो यूनिट क्या होती है मेनली, किलो जूल पर मोल हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मेनली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास रहेगा साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, और सेकंड हमारे पास रहेगा बॉन्ड लेंथ हमारी। अब साइज ऑफ बॉन्डेड एटम है हमारे पास। अब देखो जितना किसी भी एटम का जितना स्मॉल साइज होगा वो उतनी ही स्ट्रांगली बाउंड होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही स्ट्रांगली बाउंड रखेगा। अगर किसी का साइज इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे हमारे, तो न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। तो जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ही बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड साइज स्मॉल होता है तो कितनी है, 485 किलो जूल पर मोल एनर्जी है हमारे पास। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो कितनी होती है, 243.5 किलो जूल पर मोल, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, लार्जर साइज है क्लोरीन का। हाइड्रोजन का साइज कैसा है, स्मॉल साइज है यहाँ पर। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। कोई बॉन्ड लॉन्ग होगा तो उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये 2 फैक्टर थे जो क्या बताते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो मेनली 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक है हमारे पास साइज ऑफ बॉन्डेड एटम और सेकंड है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालेंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। थैंक यू।